तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान को हमेशा एक जॉन्डिस तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ जो एनालिस्ट होते हैं हिंदुस्तान में, हम एक छोटी सी बात ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत बातचीत हुई थी कि वो आसिफ मुनीर लंच के लिए गए थे तो वो बेच के आ गए देश को, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने जो भी कुछ किया हो, एक बात तय है कि कोई भी पाकिस्तानी जनरल जो है नेशनल सिक्योरिटी के साथ अपनी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने और पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कुछ लोगों के साथ कि देखिए वो एज ए कमांडर इन चीफ उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाया होगा, उनसे पूछताछ करी होगी। आप जानते हैं बेहतर ईरान को, आप ईरान के बारे में बताइए, वहां के एरिया के बारे में बताइए। तो मेरे ख्याल में जो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान समझता है मेरी जियोपॉलिटिक्स कहाँ है, पाकिस्तान जो है वो समझता है अपनी मेरी नेशनल सिक्योरिटी क्या है, पाकिस्तान समझता है कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए पाकिस्तान में होंगी खामियां, काफी खामियां हैं गवर्नेंस की, इसमें कोई शक नहीं है, पर नेशनल सिक्योरिटी की खामी और अक्यूज करना उनके जनरल्स को, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि इस बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि किया है कि नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये कह रहा हूं। भैया सम कंट्री कौन सा है बताओ तो सही। तो इंडिया खुद नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है कि बाकी एससीओ के जो कंट्री थे, समिट के जो कंट्री थे, वो उसका नाम लेके उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। अगर भारत के अंदर ये हिम्मत नहीं है, अगर भारत की सरकार में ये हिम्मत नहीं है ये एससीओ के मंच पर अंतरराष्ट्रीय समिट के अंदर पाकिस्तान का नाम ले, तो फिर उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको सपोर्ट करेगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र तो बेसिकली क्या है कि भारत जो सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करके वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। 2 दिन पहले जो घटना हुई ना, आप सोन पे चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको बताया कि ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कहकर के वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे टेबल पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए आप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते हैं अहमदाबाद में जुला जुलाते हुए, माई फ्रेंड शी, और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकक्रप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत को सुन ये है मोदी जी का मंत्र जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है, 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सबसे काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा कर देते हैं। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है, कंप्लीट ऑप्टिक्स। और अगले साल बाद वहां क्या रूस के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं जाएगा, अगले महीने समझ, लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो 16 बार ये कह चुके कि मैंने अमेरिका के राखी सावंत ही हैं। अंतर बस इतना है कि राखी सावंत इंडिया की ड्रामा क्वीन है और ट्रंप अमेरिका के ड्रामा किंग। और सच में उनके आजकल जिस तरह से लटके झटके देखे जा रहे हैं, उसमें उनको यह उपाधि देना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के सर्वोच्च पद को जब कोई शख्स तमाशा बना दे, तो केवल उसकी व्यक्तिगत छवि ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की गंभीरता पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और यह दुनिया का हर देश अब समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद को ड्रामा स्टेज में बदल कर रख दिया है। उनके बेतुके बयान, फालतू के दावे और लंफट की तरह आचरण न सिर्फ अमेरिका की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, बल्कि विश्व की सियासत में अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आज ईरान की असम्बली में गूंज उठा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती की नई मिसाल। इसके ऊपर भारतीय मीडिया मजीद क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये तो होना था, रशिया और चीन तो पहले से ही ईरान के साथ हैं, नॉर्थ कोरिया भी है, तो लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 बस अब होने ही जा रही है। और फिर चंद घंटे बाद पूरी सिचुएशन बदल गई। इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ है? इन चंद घंटों में यही हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेशर में आए हैं, तो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं ये एक लिमिटेड एक्शन करूंगा, उसके आगे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उनको समझा दिया गया था ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, ईरान लड़ाई में कभी भी हारेगा नहीं।
और बहुत ताकतें हैं जो ईरान को बैक करेंगी। तो इसीलिए सारी बात हो रही थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जब किया, जैसे मैं आपको बता रहा था, अपनी जो ये 3 न्यूक्लियर साइट पे बॉम्ब भी फेंके हैं उन्होंने, तो पहले बताया जा रहा है इत्तला कर दी गई थी ईरान को कि हम ये करने वाले हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है, डुप्लिसिट बिहेवियर, एक जो ग्रेट पावर होती है उसको शोभा नहीं देता है। जहां तक ताल्लुक है, बदल क्या गया है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। और एक एनपीटी खत्म हो चुकी है। जहां तक अभी देखिए वो ठीक है, एनपीटी है डेफिनेटली जो हो रखा है, हमने उसको बना रखा है, बट अब बात होगी कि स्मार्ट न्यूक्लियर वेपन हो रहा हो उसके पास, ईरान के पास हो, तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है वहां पर। इजराइल अब वो ताकत, अकेली ताकत नहीं रहा है, ये बिल्कुल तय हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जो ग्लोबल साउथ है वो अब ज्यादा इज्जत करेगा इन 2 ग्रेट पावर्स की और ईरान की इज्जत करेगा। इतना कुछ तो बदल गया है। इसमें इसका पूरा इंप्लीकेशन पूरी वर्ल्ड पर होगा, 3-4 चीजें। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान को आप इसमें कहां खड़ा देखते हैं प्रवीण साहब? क्योंकि पहले इजराइल के फेवर में ट्वीट किया गया, फिर लगा शायद कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, तो फिर मोदी जी ईरान को लेकर भी ट्वीट करते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंधु के बाद एक तरह से हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभर कर आई जहां हमें लगा कि हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है, हम बिल्कुल एक अलग थलग है और फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब क्या ईरान का जिस तरह से दबदबा कायम हुआ है, उसके बाद क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ बदलाव देखेंगे? क्या आप ग्लोबल साउथ की तरफ टिल्टेड देखेंगे या अभी भी ग्लोबल नॉर्थ अमेरिका और इजराइल की तरफ ही आप उनको टिल्टेड देखेंगे? देखिए, मैं हिंदुस्तान की पहली बात तो बता दूं, जो फॉरेन पॉलिसी है जो हमने देखी है पिछले 11 साल की प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर, वो एक गलत फॉरेन पॉलिसी है। वो फॉरेन पॉलिसी है जो ये नहीं समझ रही है कि दुनिया बदल गई है। और जहां तक बदलाव का ताल्लुक है, मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल हमारा नुकसान होगा इसमें, मैं तभी बदलाव नहीं देख रहा हूं क्योंकि हमारे लिए हमने तय कर लिया है कि हमें ग्लोबल नॉर्थ के साथ ही खड़ा होना है और हम वो खड़े होंगे। मैं इसलिए ये नहीं देख रहा हूं कि हम बदलाव होगा। और नुकसान देखिए कितना होगा। ये जो दोनों कॉरिडोर की बात हो रही थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, अब ये दोनों कॉरिडोर क्या रहे, खत्म हो गए खत्म। अच्छा, जो हमारी गहरी दोस्ती थी ईरान के साथ, तो वो अब क्या हो गया, उस पर अब शक पड़ गया है। उसमें तो बहुत सवाल उठेंगे। अब जहां तक हम खड़े होते थे हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी पैलेस्टीनियन के साथ, हमने उनको भी छोड़ दिया। तो आप देखते रहे इन सब चीजों को। ऐसे वक्त में जब दुनिया पूरी जो है 80% पॉपुलेशन जो है ग्लोबल साउथ, वो शांति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सिर्फ अशांति ही है। अशांति तो होगी क्योंकि अगर आपके 2 नेबर है, 2 मिलिट्री लाइन है, आपकी उन दोनों के साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं है, तो शांति कैसे होगी? यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर पीस नहीं होगी तो तरक्की कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? वही तो मैं कहता रहता हूँ। कभी भारत पाकिस्तान के बीच काल्पनिक सीज फायर की घोषणा, तो कभी ईरान इजराइल संघर्ष पर हास्यास्पद टिप्पणियां। ट्रंप का कूटनीति में ट्रेजिक कॉमेडी जैसा रवैया वैश्विक स्थिरता के लिए खतरे का संकेत बनता जा रहा है। का नाम लेने में अगर आपकी जुबान कांप रही है तो एससीओ समिट में मत जाओ, बल्कि किसी समिट में जाना छोड़ दो। अगर आप उसका नाम लेके मजम्मत नहीं कर सकते तो छोड़ दो। फिर आप इंडिया में आके वापस चुनावी भाषण दो और वहां पाकिस्तान को गालियां देते रहो। टांगे कांप रही हैं राजनाथ सिंह जी, और आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मोदी की इंस्ट्रक्शन भी हुआ कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। शायद अंदर ही अंदर से सरकार बहुत डरी हुई है कि पाकिस्तान तो इस टाइम आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इंडिया इस समय बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए राजनाथ सिंह वहां पर, यह शर्मनाक था और लज्जाजनक के समिट में जो हुआ वो शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए कि भारत की ओर से राजनाथ सिंह और डोवाल वगैरह वहां पर थे और वहां पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन तो इशू नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में भारत में स्टोरी सुनाई गई कि राजनाथ सिंह ने अपने पेन यूज नहीं किया, पेन रख दिया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान के जिक्र थे। जब आपत्ति उठाई गई तो उन्होंने कहा कि यही कम्युनिकेशन रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, और साइन नहीं करेंगे तो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ। फिर राजनाथ सिंह का उससे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि वन कंट्री हु इज स्प्रेडिंग द टेरर ऑल ओवर ही शुड बी कंडेम्ड बाय द एससीओ समिट। लेकिन राजनाथ सिंह वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कूटनीति के अंदर कि उस कंट्री का नाम ले सकें।
है ना, है कमाल की बात। राजनाथ सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस कंट्री का नाम ले सके, लेकिन बाकी सारे कंट्री से एक्सपेक्ट करने लगे कि वो उस कंट्री का नाम लेके क्या कहते हैं, उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, जिसका नाम पाकिस्तान है। जब भारत कूटनीतिक रूप से इतनी हिम्मत नहीं रखता, इतना करज, इतना साहस नहीं रखता कि भाई अल्टीमेटली आप उसको अपना नाम लो, उसके आगे वहां पे पाकिस्तान का नाम लो, कंडेमनेशन में आपने नहीं लिया। दूसरी बात, जब राजनाथ अपनी स्पीच भी दे चुके तो उसके बाद एक और हादसा होता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ की स्पीच आती, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसपे राजनाथ सिंह को आपत्ति हुई। राजनाथ सिंह उसके ऊपर बोलना चाहते थे, बाद में उनको चाइना ने अलाउ नहीं किया, जो कि चेयरमैन था। चाइना ने इसलिए अलाउ नहीं किया, बोलता यहां पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, ना ही किसी की रिप्लाई दी जाती है, सबकी अपनी अपनी स्पीचेज हैं, बोल के चले जाते हैं, और यहां पर दोबारा स्पीच देने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो राजनाथ तिलमिला के रह गए कि मुझे दोबारा स्पीच देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, मुझे अपने पॉइंट्स रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बोलते नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं होते, सबकी अपनी अपनी स्पीच है, सब अपनी स्पीच देके चले जाते हैं और आपको सुनना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और हमारी परंपरा भी ये नहीं है कि हम आपको 2 बार बोलने का मौका दें यहाँ पर। इससे भारत को और तिलमिलाहट हुई, और खासतौर से राजनाथ सिंह को तिलमिलाहट हुई कि मुझे जो ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जामात लगाए थे भारत के ऊपर, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो पहला तो ये हुआ कि भारत उस हिम्मत को नहीं जुटा पाया जिसके द्वारा कि वो पाकिस्तान का उस मंच पर जाकर नाम लेता, और फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, ये कह के कि पहलगाम नहीं था। लेकिन ये उम्मीद करना ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद में जो उनका अपना स्टेटमेंट आता है कि सम कंट्री is spreading the terror in the world and he should be named by the SCO। जी हाँ, आज ईरान की असम्बली में गूंज उठा पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया चीख उठा ये सुनकर, मोदी ने भारत को जलील करवा दिया। भारतीय मीडिया का कहना है तजियाकार बरस पड़े भारत मोदी के ऊपर। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी हो तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें।